पार्ट 9 पेशकश मीरे कारवां। मेरे दिमाग में धमाके से हो रहे थे, पूरे जिस्म पर चूंटियां सी रेंग रही थी। मैं कार के साथ टेक लगाए खड़ा एक बार फिर सर को होले होले झटके देने लगा। इस वक्त पानी की चंद बूंदें मेरे ऊपर पड़ी। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा। पानी की मोटी मोटी बूंदें मेरे चेहरे पर गिरी। तारीक आसमान पर घन गरज की आवाज सुनाई देने लगी और एकदम तेज बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते तूफानी शक्ल अख्तियार कर गई। धुंध हवा की झक्कड़ आसमान से बरसने वाले पानी की बौछार को कभी एक तरफ धकेलते और कभी दूसरी तरफ। बादलों के गरजने की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। मेरे दिमाग का गुबार फैलता जा रहा था। एक अजीब सी सनसनाहट थी जो मुझे अपनी लपेट में ले रही थी। मेरे सोचने समझने की तमाम कुव्वतें भी जैसे सल्ब होकर रह गई थी। और फिर किस तरह मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं डाक बंगले वापस नहीं जाऊंगा। कार के दोनों अगले टायर फ्लैट हो चुके थे। अचानक शुरू होने वाली बारिश ने तूफानी शक्ल इख्तियार कर ली। मेरी अपनी कैफियत कुछ बेहतर नहीं थी। ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस हालत में ना तो मैं पैदल 2.5-3 मील का फासला तय कर सकता था और ना ही ऐसी तूफानी बारिश में कोई सवारी मिलने का इम्कान था। फिर एक और हैरत अंगेज बात हुई। ये फैसला करते ही मेरे अंदर की बहरानी कैफियत में खुद ब खुद बदलने लगी। दिमाग पर छाया हुआ गुबार छटने लगा। बोझलपन बदतदरीज दूर होता चला गया और टांगे भी हल्की फुल्की महसूस होने लगी। चंद मिनट बाद मैं अपने आप को बिल्कुल पहले जैसा महसूस करने लगा। मैं तकरीबन 10 मिनट तक बरामदे में खड़ा आसमान से बरसते पानी को देखता रहा, फिर अंदर आ गया। दरवाजा बंद करके मैं सीधा किचन में घुस गया। चाय बनाकर मैं लाउंज में सोफे पर बैठ गया और फोन का रिसीवर उठाकर बमला को सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि मैं रात को वापस नहीं आ सकूंगा। फोन करके चाय पीते हुए मैं सोच रहा था कि यकायक मुझे क्या हो गया था। कार के दोनों टायर भी अचानक कैसे फ्लैट हो गए थे। मैं सोचता रहा लेकिन कोई बात मेरी समझ में नहीं आ सकी। चाय खत्म करके मैं खिड़की से बाहर झांका। बारिश अब भी हो रही थी लेकिन उसका जोर टूट गया था और फिर अपने कमरे की तरफ जाते हुए गैर इरादी तौर पर मायामती वाले कमरे की तरफ मुड़ गया, जहां मैंने क्रिस्टल के उस खूबसूरत औरत के मुजस्मे को मायामती के बिस्तर पर लटा दिया था। कमरे में दाखिल होते ही मैंने बत्ती जला दी और मुजस्मे की तरफ देखते ही मैं चौंक गया। सनसनी की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मैं 1 घंटा पहले उस मुजस्मे को बिस्तर पर लटाकर उसकी मरहम पट्टी की थी तो गहरी नजरों से मुतअद्दिद बार उसका जायजा भी लिया था। क्रिस्टल का वो शार्प मुजस्मा बिल्कुल उसी रंगत का था जैसा आप शीशे के किसी टुकड़े को देखते हैं, लेकिन अब वो मुजस्मा वैसा नजर नहीं आ रहा था। उसमें बहुत हल्के गुलाबी रंग की झलक नजर आ रही थी। मैं उसे अपना वहम समझकर कमरे से बाहर आ गया। बत्ती मैंने जलती ही रहने दी और दरवाजा भी खुला ही छोड़ दिया था। दूसरे कमरे में आकर मैं बिस्तर पर लेट गया और सरहाने पड़ी हुई एक किताब उठाकर पढ़ने की कोशिश करने लगा। ये अमेरिका और रूस की सर्द जंग के पस मंजर में अंग्रेजी नावल था। जिन दिनों में मायावती के यहाँ रहा करता था, ये नावल उन दिनों में भी पढ़ा करता था और कभी कभी 2-3 सफ़ात से ज्यादा नहीं पढ़ सका था। वो सफ़ा मुड़ा हुआ था जिसमें चंद सतरें आखिरी मर्तबा पड़ी थी। मैंने सफ़ा सीधा किया और इससे आगे पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन चंद सत्रों से ज्यादा नहीं पढ़ सका। जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। मैंने किताब बंद करके सरहाने रख दी और आज की सूरत हाल के बारे में सोचने लगा। देशमुख के पकड़े जाने वाले आदमी ने जो इंकशाफात किए थे वो बड़े तशवीशनाक थे। भारत के सरहदी कस्बे तंगपुर के इस घटिया से रिहायशी होटल में इंस्पेक्टर आजम खान ने भी ऐसे ही खदशात का इजहार किया था और अब उसकी बातों की तस्दीक हो रही थी। नेपाल में हिंदुस्तान की किसी भी मोअज़्ज़ज़ शख्सियत को कत्ल से हंगामे होंगे। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में रखना पड़ेगा और जनक खुरार जैसे लोग ऐसे मौके से फायदा उठाएंगे। ये तो मंसूबा था ही उन लोगों का। यहाँ नागपाल जैसे उसके एजेंट मौजूद थे जो नेपाली हुकूमत को इन वाक़यात का जिम्मेदार ठहराकर मजीद इंतशार पैदा करने की कोशिश करेंगे और इस इंतशार में जनक खुरार को यहाँ कदम जमाने का मौका मिल जाएगा। मुझे बिहारी लाल के कत्ल को हर सूरत में रोकना था।
ये तो बहरहाल तय था कि सुबह होते ही मैंने इंस्पेक्टर बरिंद्रा को इस सूरत हाल से आगाह करना था, ताकि किसी संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया जा सके। यही सब कुछ सोचते हुए नींद की आगोश में पहुंच गया। लेकिन वो आवाज, मेरी आंख उसी आवाज से खुली थी। मैं गड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन किसी औरत के कराहने की आवाज वाज़िया तौर पर सुनाई दे रही थी। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। इस मकान में इस वक्त मेरे सिवा कोई नहीं था। मैं यहाँ अकेला ही तो आया था। मेरे साथ क्रिस्टल के इस टूटे हुए मुजस्मे के सिवा और कोई नहीं था, जिसे बिस्तर पर डालकर मैंने स्कॉच टेप से जोड़ दिया था। और ये सोचना ही हमाकत था कि औरत का वो मुजस्मा तकलीफ से करा रहा था। अचानक ही एक और ख्याल मेरे जहन में उभरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर आने के बाद तूफानी बारिश से बचने के लिए कोई औरत बैरूनी दीवार कूदकर अंदर आकर बरामदे में बैठ गई हो और अब किसी तकलीफ से करा रही हो। मैं कमरे की बत्ती जल रही थी। मैंने सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। 4 बजने वाले थे। मैं बिस्तर से उठकर नंगे पैर कमरे से बाहर आ गया और लाउंज की तरफ जाने के लिए 2 कदम ही चला था तो ठटक कर रुक गया। वो आवाज मायामती वाले कमरे की तरफ से आई थी। मैं मुड़कर उस तरफ देखने लगा। मेरा दिमाग उलझ कर रह गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि कराहने की आवाज किस तरफ से आई थी। मैं अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि कराहने की वो आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इस मर्तबा सिमत का अंदाजा लगाने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो आवाज वाकई उसी कमरे से आ रही थी। आवाज से साफ लग रहा था कि कोई औरत किसी तकलीफ से होले होले करा रही थी। मैं कमरे की तरफ मुड़ गया और पहला कदम अंदर रखते ही इस तरह रुक गया जैसे जमीन ने मेरे पैर पकड़ लिए हों। दिमाग में धमाके से होने लगे। सनसनी की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में फैलती चली गई। गर्दन पर चिमटियां सी रेंगने लगी और कनपटियों में दिल धड़कता हुआ महसूस होने लगा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। औरत का वो खूबसूरत क्रिस्टल का मुजस्मा बेड पर पड़ा हुआ था। नहीं, क्रिस्टल का मुजस्मा नहीं, वो औरत थी, जिंदगी से भरपूर औरत। मैंने उसका क्रिस्टल का जिस्म पहले भी देखा था, लेकिन अब वो बेजान क्रिस्टल नहीं, गोश पोश की जिंदा औरत थी। रंगत ऐसी जैसे दूध में हल्का सा गुलाबी रंग मिला दिया गया हो। सुरख अखमरी होंठ और सीने का हल्का सा जेरोबम उसमें जिंदगी की गवाही दे रहा था। उसकी आंखें बंद थी, चेहरे पर कर्ब के हल्के से आसार थे और वो होले होले करा रही थी। वो बेलिबास थी और इस तरह के पुश के बल बिल्कुल चित लेटी हुई थी। जिस तरह मैंने उस मुजस्मे को लटाया था, उसके पेट पर एक तरफ से दूसरी तरफ वो स्कॉच टेप अब भी मौजूद थी जो मैंने मुजस्मे को जोड़ने के लिए चिपकाया था। मेरे दिमाग में सनसनाहट बढ़ती जा रही थी। शायद मैं कोई भयानक ख्वाब देख रहा था। मैंने यहाँ क्रिस्टल के एक टूटे हुए मुजस्मे को लटाया था और इस वक्त मेरे सामने एक निहायत हसीनो जमील औरत लेटी किसी तकलीफ से करा रही थी। मुझे एतराफ करना पड़ा कि ऐसा मलकूती हुस्न इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने एक उंगली दांतों में दबाई। मैंने उंगली पर दांत कुछ ज्यादा ही जोर से गाड़ दिए थे। मैं उंगली को दूसरे हाथ से सहलाने लगा। बहरहाल ये साबित हो गया था कि मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा था। इस गुलाबी और गुदाज बदन पर नजरें टिकाना मुश्किल हो रहा था। मैंने बेड पर एक तरफ पड़ी हुई चादर खोलकर उसके जिस्म पर डाल दी। उसका चेहरा नहीं ढका था। उसने हल्के से आंखें खोल दी। औरत की आंखें हसीन हो तो लोग हिरनी की आंखों से तशबीह देते हैं। इसमें शुबा नहीं कि हिरनी की आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन इन आंखों के सामने तो जैसे हिरनी की आंखें भी हेच नजर आती थीं। मोटी मोटी स्याह आंखें जिन्हें बेख्तियार चूम लेने को दिल चाहता था, लेकिन मैं अपनी इस ख्वाहिश पर अमल नहीं कर सका। इन आंखों में बेपनाह उदासी और करब था। मैंने ज्यादा देर तक इन आंखों में झांकने की ताब न ला सका। वो मेरी तरफ ही देख रही थी। उसने शायद कुछ कहना चाहा, मगर होंठ फड़फड़ा कर रह गए। मैंने उसके जिस्म पर ओढ़ी हुई चादर की तरफ देखा। पहलू में चादर के नीचे हरकत हुई और फिर उसका हाथ चादर से बाहर निकल आया। उसे मेरी तरफ देखते हुए हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया। मैं इसका मतलब समझ गया और दोनों हाथ से इसका हाथ थाम लिया। उसके साथ ही मुझे यूं लगा जैसे मेरे जिस्म में हजारों वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। मेरा जिस्म झंझना उठा। ये कैफियत सिर्फ चंद लम्हे के लिए रही थी। उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया था। मैं होले होले उसका हाथ सहला रहा था। लंबी मखरूती उंगलियां, गुदास हथेली और गोल कलाई, उस हाथ में जिंदगी की भरपूर हरारत मौजूद थी।
मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके अखमरी होंठ पर निहायत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो मेरा हाथ चादर के अंदर ले गई और जब उसने हाथ अपने पेट पर रखा तो मुझे बेख्तियार झुरझुरी सी आ गई। दिल एक बार फिर कनपट्टियों में धड़कता महसूस होने लगा। वो मेरा वहमा या ख्वाब नहीं था, ना ही वो क्रिस्टल का बेजान मुजस्मा था। वो जिंदगी की हरारत से भरपूर हसीन और जवान औरत थी। मेरा हाथ उसके बदन के गुदास को महसूस कर रहा था। उसने मेरी उंगली पेट पर उस जगह रख दी जहां स्कॉच टेप चिपका हुआ था। वो मेरी उंगली को अपने बदन के उस जोड़ पर आगे पीछे हरकत देने लगी। मैं इसका मतलब समझ गया और टेप के ऊपर उंगली से इस जोड़ को सहलाने लगा। कभी मेरी नजरें उसके चेहरे की तरफ उठ जाती। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर भी अब वो कर्व नजर नहीं आ रहा था। मैंने एक मर्तबा हाथ रोका तो एक अजीब सी आवाज मेरी समाज से टकराई, जैसे शहद की मक्खियां अपने छत्ते में बिनबना रही हों, और इस आवाज में बिनबनाहट थी। इस बिनबनाहट में निहायत मध्यम और शहद जैसी मीठी सरगोशी सुनाई दी। हाथ क्यों रोक लिया? सहलाते रहो, मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बंद थी और होंठ मिले हुए थे, लेकिन मुझे यकीन था कि कानों में शहद की तरह रस घोलती हुई वो मधुर सी सरगोशी उसकी थी। मेरा हाथ फिर हरकत करने लगा। मैं स्कॉच टेप के ऊपर होले से उंगली फेरता रहा और फिर उसने चादर के ऊपर अपने ऊपर से हटा दी। पेट तक उसका जिस्म बरहना हो गया। मेरी नजरें झुक गईं। ये पट्टी उतार दो। शहद की मक्खियों की बनबनाहट में शहद जैसी मीठी सरगोशी मेरी समाज से टकराई। पट्टी उतार दो और जाम को सहलाते रहो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। अब भी उसके लब मिले हुए थे, अलबत्ता आंखें खुली हुई थीं। इन खूबसूरत आंखों में कर्ब और उदासी की बजाय तशक्कुर के जज्बात थे। मैं कदरे आगे झुक गया और स्कॉच टेप इस तरह हटाने लगा जैसे जहन से पट्टी हटा रहा हूँ। मैं बड़ी एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता टेप हटाता रहा ताकि बेहतियाती से उसके जहम न छिल जाए। पूरी तरह टेप हटाने के लिए एक मरतबा मैंने इसे ऊंधा भी कर दिया था। टेप हटाने के बाद मैंने एक मरतबा फिर गौर से उसकी तरफ देखा। उसके पेट पर या पिछली तरफ कोई मामूली सा निशान भी नजर नहीं आ रहा था। मलकूती हुस्न की मालिक इस औरत को देखकर कौन कह सकता था कि ये क्रिस्टल का वही मुजस्मा था जिसे मैं 2 टुकड़ों में रत्ना पार्क से उठाकर लाया था, और इसे जोड़ने के लिए मैंने टेप चिपका दिया था। मैंने एक बार फिर उसके जिस्म पर चादर डाल दी। सीने पर चादर दुरुस्त करते हुए दूसरी मर्तबा नजरें उसके गले में पड़े हुए हार पर पड़ गईं। पहली मर्तबा में वो हार जब देखा था तो मुजस्मे की क्रिस्टल ही पर तराश कर बनाया गया था। वो अलग से कोई चीज नहीं थी, लेकिन अब दोबारा जिस्म से अलग नजर आ रहा था। मैंने उसके सीने पर चादर दुरुस्त की तो मेरी उंगली से टकराकर दोबारा वो अपनी जगह से हट गया। वो मोती नहीं था, चिपटे से पत्थर थे जो सुनहरी लड़ी में पिरोए हुए थे। वो यकीनन बहुत कीमती पत्थर थे। उनकी रंगत अगरचे स्याह थी, लेकिन उनमें नीलाहट की झलक मौजूद थी। दरमियान अंगूठे के नाखून के बराबर इसी रंग का चिपटा पत्थर था। इस पर शायद कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो तहरीर इस कदर बारीक थी कि उसे पढ़ने के लिए मुहद्दब अस्से की जरूरत थी। मैं इसके चेहरे को तकने लगा। गुलाबी रंगत अब सुर्खी में बदल गई थी और आंखों में जिंदगी की भरपूर चमक औद कर आई थी। वो बराह रास्त मेरी आंखों में देख रही थी और अब मैं भी पलके झपके बगैर उसकी खूबसूरत आंखों में झांक रहा था। उसकी आंखों में बेपनाह मकनातीसी कशिश थी और मुझे यूं लग रहा था जैसे मकनातीसी लहरें आंखों के रास्ते मेरे पूरे जिस्म में फैलती चली जा रही हों। मुझे अपना दिल हसास रसीदा पत्ते की तरह कांपता हुआ महसूस होने लगा। जिस्म का जोड़ जोड़ जैसे हिल कर रह गया। असाब में तनाव पैदा होने लगा जो शदीद तर होता जा रहा था। लगता था दिमाग की नसें जैसे इलास्टिक के तार की तरह खींची चली जा रही हों, लेकिन मैंने पलकें नहीं झपकी, ना ही नजरें हटाईं। उसकी नजरें जैसे ही मेरी नजरों में गड़ी हुई थी। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था और फिर उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मेरे जिस्म का जोरदार झटका लगा और फिर मैं पुरसकून होता चला गया। दिमाग की नसों का तनाव कम हो गया और असाब की कशीदगी बदतरीज कम होती चली गई। ताहम इस दौरान में मेरा जिस्म पसीने में तर हो चुका था और मैं अपने चेहरे और पेशानी पर भी पसीने की नमी महसूस कर रहा था। शुक्रिया मेरे दोस्त। वही कानों में रस घोलती हुई मदन सी सरगोशी मेरी समाज से टकराई। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है।
मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके होंठों पर जरा सा खम आ गया था और वो मुस्कुराहट बड़े गजब की थी। इस तरह मुस्कुराने से उसकी थोड़ी पर दाएं तरफ नन्हा सा गड़ा पड़ गया था। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं तो पार्क से क्रिस्टल का एक टूटा हुआ मुजस्मा उठाकर लाया था, और ये जो कुछ भी हुआ मेरी समझ से बालातर है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या मैं अब भी कोई जवाब या ख्वाब देख रहा हूँ? नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं है। इस मर्तबा कोई सरगोशी मेरी समाज से नहीं टकराई थी, बल्कि ये गुनगुनाती हुई आवाज उसके होंठों से खारिज हुई थी। तुमने मुझे छू कर देख लिया, मैं जिंदा इंसान की तरह तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। हाँ, इसमें कोई शुबा नहीं कि इस वक्त तुम जिंदा इंसान की तरह मेरे सामने मौजूद हो, लेकिन मैं उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं तो क्रिस्टल के मुजस्मे के 2 टुकड़े उठाकर लाया था और मैं इस तजस्सुस की वजह से उन्हें जोड़कर टेप चिपका दिया था। लेकिन अब भी यकीन करने को दिल नहीं चाहता कि क्रिस्टल के वो बेजान टुकड़े इस तरह आपस में मिल जाएं तो एक जिंदा इंसान का रूप धार लेंगे। ये इसरार भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा वजदान अली। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं उछल पड़ा। मेरे दिमाग में एक बार फिर तेज सनसनाहट होने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी कैफियत पर काबू पा सका। तुम मेरा नाम? मैं नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। उसने मेरी बात काट दी। मेरे बारे में जानने के लिए जल्दबाजी से काम मत लो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ जाओगे। अगर तुम मुझे पार्क से उठा कर न लाते तो हमारी मुलाकात कभी ना होती। मैं फना हो जाती और मेरी रूह तुम्हारी तलाश में भटकती रहती। मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। ये मेरा नाम जानती थी, मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। बकौल इसके, अगर मैं इसे पार्क से उठाकर न लाता तो ये फना हो जाती और उसकी रूह मेरी तलाश में भटकती रहती। मेरा तो दिमाग ही घूम रहा था। कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या इसरार था कि क्रिस्टल के टूटे हुए मुजस्मे के 2 टुकड़े आपस में मिलकर जीते जागते इंसान में तब्दील हो गए थे। ये मेरी नजर का धोखा नहीं था, वो एक ऐसी हकीकत की सूरत में मेरे सामने मौजूद थी जिसे जुटलाया नहीं जा सकता था। क्या ये कोई जादू था या मैं किसी तागूती चक्कर में फंस रहा था? मेरा तो ज़हन ही उलझता गया। अचानक एक और ख्याल मेरे जहन में उभरा। जब मैं क्रिस्टल के इस मुजस्मे को यहाँ छोड़ कर गया था तो मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब होकर रह गई थी, टांगे जैसे पत्थर की हो गई थी और कदम उठाए नहीं उठ रहे थे। और 1-2 मरतबा तो मुझे यूं भी लगा था जैसे कोई मुझे बाहों से पकड़कर पीछे की तरफ खींच रहा हो। और जब मैं गाड़ी तक पहुंच गया तो कार के अगले दोनों टायर भी फ्लैट हो गए थे। हालांकि मैं मोहतात अंदाज में कार चलाकर लाया था और सड़क बहुत साफ सुथरी थी। घर आने तक तो दोनों टायर बिल्कुल दुरुस्त थे और फिर अचानक शुरू हो जाने वाली बारिश। हालांकि मुझे याद था पार्क में जब उन लोगों के साथ मैं सोमवा से बातें कर रहा था तो एक मरतबा मैंने आसमान की तरफ भी देखा था। आसमान चमकते हुए तारों से भरा हुआ था और कहीं बादल का कोई छोटा सा टुकड़ा भी नजर नहीं आया था। लेकिन अचानक धुआंधार बारिश शुरू हो गई थी। ये क्या इसरार था? क्या मुझे रोकने के लिए? तुम ठीक सोच रहे हो, उसने शायद मेरा जहन पढ़ लिया था। वो सब कुछ तुम्हें रोकने के लिए ही किया गया था। चले जाते तो मैं यहाँ तकलीफ से तड़प तड़प कर फना हो जाती। ये गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती ही चली जा रही थी। मेरा जहन बुरी तरह उलझता जा रहा था। ये कौन थी? अचानक मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका सा हुआ। जब मैं हिंदुस्तान नहीं आया था तो तब भी मैं सोचा करता था कि हिंदुस्तान बहुत पुरस्कार मुल्क है। जब हिंदुस्तान आया तो इस किस्म की बातें आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आने लगी। हिंदू पंडित और पुजारी पुरस्कार कुव्वतों के हसूल के लिए जाप किया करते थे। मैंने जयपुर के शमशान घाट में एक ऐसे नंग धड़ंग पुजारी को देखा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी पुरस्कार शक्ति के हसूल के लिए जाप कर रहा है। कई पुजारियों के बारे में सुना था कि वो पुरस्कार कुव्वतें उनके कब्जे में हैं। और हरिद्वार और ऋषिकेश में भी मैंने बहुत से पुजारियों, योगियों और जोगियों को भूख प्यास और मौसम की शिद्दत से बेनियाज जाप करते हुए देखा था। और हरिद्वार के पंडित आशुतोष को तो मैं कभी नहीं भूल सकता था, जिसने हयाते अब्दी जैसी पुरस्कार ताकत हासिल करने के लिए 2 कंवारी लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया था और तीसरी लड़की को ऐन सूरज गिरन के वक्त ज़बा करने जा रहा था कि मेरी और चित्रा प्रीतम की मुदाहलत से वो लड़की बच गई थी और आशुतोष
वो भी अपने अंजाम को पहुंच गया था। ऋषिकेश में मैंने बहुत से योगियों को किसी न किसी तरह शक्ति पर काबू पाने के लिए जॉब करते देखा था। मैंने खुद भी तो आतिशी, फायर सरपेंट या अग्नि नाग पर काबू पाने के लिए योग की कुंडलिनी की रियाजत शुरू की थी। लेकिन मैं किसी घनौने मकसद के लिए ये पुरस्कार कुव्वत हासिल करना नहीं चाहता था। मेरा मकसद नेक था। मैं किसी भी कुव्वत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मेरी ये रियाजत भी बाकायदा नहीं रही थी, लेकिन जब भी मौका मिलता मैं इसकी मशक करता रहता था। और पिछले कई रोज से तो मैं बाकायदगी से इसकी मशक करता रहा था। कई मर्तबा मुझे अपने अंदर कुछ अजीब सी तब्दीलियां भी महसूस हुई थी, लेकिन मैंने कभी इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। तो क्या ये भी कुछ ऐसी ही पुरस्कार शक्ति है? एक निहायत खूबसूरत औरत के रूप में मेरे बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो? वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराई। इंतजार नहीं कर सकते? मुझे सहारा देकर बिठाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसे हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया मगर रुक गया। 1 मिनट, मैंने कहा। मैं तुम्हें इस अलमारी से कपड़े निकाल कर देता हूँ, वो पहन लो। कपड़े तो मैंने पहने हुए हैं। उसने ये कहते हुए आहिस्तगी से अपने ऊपर से चादर हटा दी। मेरा दिमाग भक से उठ गया। उसके जिस्म पर स्किन कलर का एक इंतहाई खूबसूरत लिबास था, और ये लिबास अजीब था। सीने पर जिस्म से चिपका हुआ और उसके नीचे से बदतरी ढीला होता हुआ मैक्सी की तरह फैलता चला गया था, और इसमें बारीक बारीक बेशुमार चुनटें थीं। उसने एक बार फिर हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे सहारा देकर उठाया तो वो बेख्तियार करा उठी। मैंने उसे बेड की पुश से टेक लगाकर बिठा दिया और काफी देर तक बगैर पलक झपके उसकी तरफ देखता रहा। इसमें अब कोई शुबा नहीं रहा था कि वो कोई माफूकुल फितरत हस्ती थी। मेरे अपने एहसासात और मेरे अपने हिसाब से उसकी उम्र 20-22 साल के लगभग रही होगी। 5.5 फुट कद और भरभरा गुदास जिस्म। मैं ये भी एतराफ करूंगा कि उस जैसी हसीन लड़की आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरी थी। दुनिया की हसीन तरीन लड़कियां भी इसके सामने हेच नजर आती थीं। उसकी शहद की रंगत के बाल बहुत घने और कूलों तक फैले हुए थे। तुम्हारे जहन में बेशुमार उलझने हैं, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। तुम ऐसा करो, अपने लिए चाय का एक कप ले आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे साथ मेरी ये मुलाकात क्यों हुई। मैं उस वक्त वाकई चाय या काफी की तलब महसूस कर रहा था। एक लम्हा भी जाया किए बगैर मैं कमरे से निकलकर सहन में पहुंच गया। काफी बनाते हुए एक लम्हे को मेरे जहन में ये ख्याल भी आया था कि यहां से भाग जाऊं, लेकिन फिर मैंने ये ख्याल जहन से झटक दिया। मैं ऐसा बुज़दिल भी नहीं था, और फिर वो कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जिससे डरा जाए। वो माफूकुल फितरत हस्ती जरूर थी, लेकिन उसका अंदाज दोस्ताना था। मैंने क्रिस्टल के मुजस्मे के टूटे हुए 2 टुकड़ों को जोड़ा था और वो इंसान का रूप धार गई थी। वो मेरी शुक्रगुजार थी कि मेरी वजह से उसे नई जिंदगी मिली थी। मुझे उससे कोई नुकसान पहुंचने का एहतमाल नहीं था, इसलिए मुझे उससे डरने की भी जरूरत नहीं थी। मैं कमरे में आकर बेड के करीब कुर्सी पर बैठ गया और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन वो उस वक्त तक कुछ नहीं बोली जब तक मैंने कप खाली करके मेज पर नहीं रख दिया। उसने इशारा किया तो मैं कुर्सी से उठकर पलंग की पट्टी पर बैठ गया। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। मुझे अपने जिस्म में बरकी लहरें सी कूनती महसूस होने लगी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। नजरों का तसादम होते ही मेरे दिमाग को झटका सा लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। उसके लब खामोश थे, लेकिन उसकी गुनगुनाती हुई सरगोशी जैसी आवाज मेरी समाज से टकरा रही थी। मैं नीलगिरी हूँ, वो खामोश जुबान से कह रही थी। मैं हिमालय की बर्फपोश चोटियों में गुफाओं में रहती हूँ। वो बर्फपोश चोटियां हजारों साल से मेरा रहन बसेरा है। मैं नीलगिरी की बर्फपोश चोटियों की वो शक्ति हूँ जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। ये कोशिशें हजारों बरसों से हो रही हैं। बड़े बड़े पंडित, जोगी और योगी मुझे हासिल करने के लिए जिंदगी भर जाप करते हैं। जीवन का एक एक पल बड़ी कठिनाइयों और तपस्या में गुजारते हैं। मुझे पाने की हसरत मन में लिए ही इस संसार से सिधार रुखसत जाते हैं। वो आधा रास्ता भी नहीं तय कर पाते। अचानक कोई जलकर भस्म हो जाता है, कोई पानी में डूबकर मर जाता है और कोई खौफ से मर जाता है। वो खामोश हो गई। मैं पलक झपके बगैर उसकी तरफ देख रहा था। उसकी नजरों की मकनातीसी लहरें बरकी रो की तरह मेरे वजूद में फैल रही थीं। मेरा रोआ रोआ उसकी खामोश आवाज सुन रहा था।
वो कह रही थी, मैं इनकी नियतों की में खोट जानती हूँ। इनकी नियतों में खोट थी। वो मुझे हासिल करना चाहते थे और मुझे हासिल करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। हजारों वर्षों में कोई भी पंडित, योगी या जोगी ऐसा नहीं था जो किसी नेक मकसद के लिए मुझे हासिल करना चाहता हो। सबकी नीयतों में फतूर था। हर कोई दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखता रहा, लेकिन उनके सीने में खोट था और वो खुद भी नष्ट हो गए। तुम पहले शख्स हो जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए शक्ति हासिल करना चाहते हो। तुमने अब तक जो भी किया दूसरों के लिए किया। तुमने तपस्या की तो दूसरों के लिए कठिनाइयां बर्दाश्त की। तुम दूसरों के लिए और मुझे हासिल करना चाहते हो। और जब तुमने दूसरों के लिए जाप शुरू किया और मुझे हासिल करने के लिए ऋषिकेश में अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए जाप शुरू किया, तो तुम एक शैतान के चुंगल से छुड़ाने के लिए, एक औरत को उससे बचाने के लिए उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। तुमने अपना जाप फिर भी जारी रखा। मैं पहली मर्तबा अपने आप को एक चाहने वाले को देखने के लिए नीलगिरी की बर्फपोश चोटियों से नीचे उतरी। मैं तुम्हें तलाश कर रही थी कि एक बहरी दुश्मन ने मुझे अपने वश में कर लिया। मैं उससे छुपने के लिए क्रिस्टल के मुजस्मे में घुस गई, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया और मुझे टुकड़े करके ले जाना चाहता था। लेकिन पार्क में तुम्हें देखकर वो भाग गया। अपनी सच्चाई की बदौलत बहुत कम वक्त में रियाजत के जिस मुकाम पर तुम पहुंच चुके हो वो उससे अभी बहुत दूर है। हो सकता है तुमने उसे ना देखा हो, लेकिन तुम्हें देखकर उस पर दहशत तारी हो गई और वो भाग निकला। ये तुम्हारे अंदर की लगन थी कि तुम मुझे उठा कर ले आए, और ये तुम्हारे मन की सच्चाई थी कि तुमने मेरे शरीर के दोनों हिस्सों को मिलाकर उन पर पट्टी लपेट दी। मैं इस बैरी की दुश्मनी से बच गई। वो बैरी कौन है? मैंने इसके खामोश होते हुए पूछा। तुम उसे जान लोगे, नीलगिरी ने जवाब दिया। तुम्हारे करीब है, तुम्हारे आसपास। उसकी नीयत में खोट है। वो मुझे हासिल करने के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो कौन है? मैंने फिर पूछा। तुम बहुत जल्द जान लोगे, वो बोली, और अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हारा जाप अभी पूरा नहीं हुआ। तुम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हो। मैं तो ये देखने के लिए हिमालय की बर्फपोश चोटियों से उतरी थी कि वो कौन है जो मुझे सच्चे दिल से पुकार रहा है। लेकिन वो बैरी, उसने मुझे बड़ा कष्ट दिया है। तुम उसे तबाह नहीं करोगे तो वो तुम्हें तबाह कर देगा। उसके पास बहुत सी कुव्वतें हैं। वो मुझे हासिल करके महान शक्ति वाला बनना चाहता है। वो मेरे लिए जाप कर रहा है, पर अभी तुमसे बहुत दूर है। अगर उसका जाप तुमसे पहले पूरा हो गया तो वो मुझ पर कब्जा कर लेगा। और क्या? मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। और इससे आगे मत पूछो, वो बोली। इससे आगे तबाही है, बर्बादी है। क्या मैं उसे रोक सकता हूँ? मैंने पूछा। हाँ, तुम उसे रोक लोगे। तुम्हारे पास और भी कुव्वतें हैं। तुम इन कुव्वतों से काम लोगे तो उसे रोक लोगे। और अगर तुमने गफलत की तो वो तुम्हें रोक देगा, तुम्हारे पैरों में जंजीरें डाल देगा। नीलगिरी बोलती रही और मैं सुनता रहा। उसकी बातें भी उसकी तरह पुरस्कार थीं। उसकी नजरें मेरे चेहरे से हट गईं। मैंने भी गर्दन घुमाकर खिड़की की तरफ देखा। दिन का हल्का सा उजाला फैल रहा था। नीलगिरी ने दोबारा मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट उभर आई थी। उसे मेरा दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींचने लगी। मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। सनसनाहट मेरे पूरे बदन में फैलती जा रही थी। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मजबूत थी। लगता था जैसे मैं उन अनदेखी आंखों की सूरत में, आंखों के रास्ते मेरे अंदर उतर रही हूँ। मैं अपने आप में अजीब सी हलचल महसूस करने लगा। वो मुझे अपनी तरफ खींचती रही। उसके अखमरी होंठ मेरी पेशानी को छूने लगे। मुझे लगा जैसे मेरी पेशानी पर दहकता हुआ अंगारा रख दिया गया हो। मेरे दिमाग पर धुंध सी छाने लगी। मेरी आंखें बंद हो रही थीं, और जब मेरी आंखें खुली तो मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरा जिस्म पसीने में शराबोर था। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। वहां ना नीलगिरी थी और ना ही क्रिस्टल का वो खूबसूरत मुजस्मा। मेरे दिमाग में सनसनाहट बढ़ती जा रही थी। क्या ये सब ख्वाब था? लेकिन क्रिस्टल का वो टूटा हुआ मुजस्मा तो मैं पार्क से खुद उठा कर लाया था। वो तो कोई ख्वाब नहीं था। फिर वो मुजस्मा कहाँ गया?
मैं बिस्तर से उठ रहा था कि मेरा हाथ तकिए के करीब किसी चीज से टकरा गया, और जब मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो मेरे दिमाग में जोरदार धमाका हुआ और शदीद सर्दी की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। सनसनाहट पूरे बदन में फैलती चली गई। मैं परेशान नजरों से तकिए के करीब पड़ी हुई उस चीज को देख रहा था। वो स्याह चिपटे पत्थरों का खार था जो नीलगिरी की खूबसूरत गर्दन की जीनत बना हुआ था। मुझे अपना दिल एक बार फिर कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। खून की गर्दिश तेज हो गई और पूरे जिस्म पर चूंटियां सी रेंगने लगी। मैं परेशान नजरों से उस माला को देख रहा था जो मेरे चेहरे के सामने मेरे सीधे हाथ की उंगलियों में लटकी हुई थी। ये वही माला थी, शक की तो कोई बात ही नहीं थी। यही माला मैंने नीलगिरी की खूबसूरत गर्दन में देखी थी। नीलगिरी, क्रिस्टल का टूटा हुआ मुजस्मा जो मैं एक पार्क से उठा कर लाया था, और वो मुजस्मा एक हसीन इंसानी पैकर में ढल गया था और ये माला उसकी गर्दन में थी। नीलगिरी हसीन थी, बहुत हसीन। उसने अपने बारे में एक अजीब इंकशाफ किया था। वो हिमालय की बर्फपोश चोटियों की बासी एक बहुत महान शक्ति थी जिसे हासिल करने के लिए हजारों सालों से पंडित, योगी और बहुत से लोग जाप और तपस्या कर रहे थे, लेकिन कोई आज तक आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाया था। ऋषिकेश में बुद्ध योगी गौतम बोस ने अग्नि नाग पर काबू पाने के लिए मुझे एक योग बताया था और मैंने तपस्या शुरू कर दी थी। मैं नहीं जानता था कि किसी शक्ति पर काबू पाने के लिए पंडित और योगी जाप के दौरान क्या मंत्र पढ़ते हैं। मुझे भी गौतम बोस ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन पहले रोज जब मैं योग का आसन अख्तियार करके बैठा था तो मेरे दिल में बेख्तियार अल्लाह का नाम निकला था, और फिर मैं जब भी जाप पर बैठता दिल ही दिल में अल्लाह का विर्द करता रहता। इसके सिवा कोई और मंत्र कभी मेरे दिल में या मेरी जुबान पर नहीं आया था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।